What's up guys? I hope you are doing well. You वीर वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी प्यारी बात यहाँ पर बोली गई है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। यानी कि लाइफ आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहेगी, तो फिर आप लोग सीखना बंद क्यों करते हो? सीखना बंद नहीं करना चाहिए। लाइफ में मरते दम तक कुछ ना कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिलता रहेगा। तो हर टाइम अपने आप को एक्टिव रखोगे, जहां भी मुझे मौका मिलेगा कुछ नया सीखने का, तुरंत वहां पर सीखना स्टार्ट करूंगा। मुझे आज भी अपने एक टीचर की बात याद आती है। उन्होंने बोला था कि हमेशा अपने आप को इतना गहरा रखो कि अगर पानी बरसे तो वो आके यहां पर इसमें आप लोगों के पास में जो भी आप लोगों ने अपने आप को इतना गहरा बना के रखा है उसमें पानी आकर रुक जाए। अगर आप लोग सीखते टाइम अपने आप को पर्वत की तरीके से रखोगे तो जो भी पानी बरसेगा वो सारा ऐसे निकल जाएगा। पर लेकिन अगर अपने आप को एक खाई की तरीके से रखोगे सीखते टाइम, तो जो भी ज्ञान होगा वो आप लोगों की झोली में आकर गिरेगा। तो आप लोगों को जब सिखाता है कोई, उस टाइम पर आप लोगों को अपने आप को एक इस तरीके से रखना है, एक तरीके से एक खाई के तरीके से रखना है कि ताकि आसपास का जो भी पानी है वो आप लोगों के पास में आता रहे, जो भी ज्ञान है वो आप लोगों के पास में आता रहे। और ये कब होगा? ये तब होगा जब आप लोगों को ये लगेगा कि यार मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। जिस दिन आप लोगों के अंदर ये अहंकार आ गया ना कि नहीं बस अब तो हो चुका है, मैं सब कुछ जानता हूं, ठीक है, मैं ही बन चुका हूं, बस यहाँ का ब्रह्मा, सारी चीजें मुझे ही पता है, अब मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म ज्ञान मुझे मिल गया है, उस दिन समझ लेना कि आप लोगों की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। पर लेकिन अगर हमेशा ही रखेंगे कि यार ये छोटा सा बच्चा, इससे क्या सीखा जा सकता है, देखो बिना बात के खुश हो रखा है, इससे ये सीखा जा सकता है कि बिना बात के भी खुश कैसे रहना है। ये थोड़ी ना कि हर टाइम आप लोगों को खुश रहने के लिए किसी रीजन की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चे वाला, एक तरीके से बच्चे वाला जो बिहेवियर आप लोग वहां से बच्चे सीख सकते हैं कि किस तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान से सीख सकते हैं। अपने पेरेंट्स को देखिए, मॉर्निंग में कितने जल्दी उठ जाते हैं। गांव में खासकर अगर मैं बात करूं, जो मम्मियां होती है मॉर्निंग में उठकर दूध निकाल के लेकर आती हैं, तो इस तरीके से उनसे सीखिए। रेगुलर उसी टाइम पर कितने अच्छे से अपने पैटर्न को फॉलो करती हैं, ठीक है। जो आप लोग के पेरेंट्स होते हैं, पापा होते हैं, वो खेत में जाते हैं अपना रेगुलर टाइम पर उस तरीके से, जो ऑफिस में जाते हैं, तो उनसे आप लोग एक तरीके से अपने आप को पंक्चुअल बनाने का एक पैटर्न सीख सकते हैं। तो काफी कुछ चीजें हैं आसपास में, अगर आप लोग सीखना चाहें, बस आप लोगों को अपनी आंख नाक कान खोलकर रखने पड़ेंगे। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर ये लुजोन स्टेट, जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहूंगा। ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, फिर वीडियो के एंड में इसका आंसर मिलेगा। बात की जा रही है यहां पर बैब अल महदेव स्टेट के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था। तो ये जो बोला गया है कि जो स्टेट है ये कहां पर लोकेटेड है, बोला गया है कि यहां पर यमन, ठीक है। इसी के साथ में ये यहां पर बिटवीन यमन ऑन अरेबियन जो पेनिसुला है, इसी के साथ में जिबूती और जो इरिटेरा है यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो वहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कनेक्ट करता है रेड सी को किसके साथ में? गल्फ ऑफ एदन को। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। जो नए मेंबर है, जो फर्स्ट टाइम यहां पर लेक्चर देख रहे हैं, उनको बता दूं डेली 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है। एक तो मॉर्निंग में आती है 4 बजे, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल हम लोग डिस्कस करते हैं, और यहां पर एक कंप्लीट एक न्यूज़पेपर का डिस्कशन होता है जिसमें हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो कंबाइंड पैकेज है आप लोगों के सामने, पूरा करंट अफेयर कवर आप लोगों का हो जाएगा अगर प्रॉपर वे में इन दोनों वीडियो को आप लोग फॉलो करके चलते हैं तो। और सैल्यूट है उन सभी को जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं, कड़ाके की सर्दी को चीरते हुए आप लोग मॉर्निंग में उठ रहे हो, तो वास्तव में अच्छा लगता है इस तरीके से जब आप लोग उठकर लेक्चर देखते हो। ये एक डेडिकेशन होता है। ये छोटे छोटे से डेडिकेशन अगर आप लोग के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस होगा, आप लोग खुद यकीन नहीं होगा क्या क्या कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के एक बार काम करना स्टार्ट तो करो, फिर देखो कि आप लोगों के अंदर कितनी पावर है। आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। जितना मुझे लेक्चर बनाने में, पीपीटी बनाने में मजा है, उतना ही मजा आप लोगों को सुनने में आएगा। यहां पर बात की जा रही है इस वाले आर्टिकल के बारे में, हमारी कंट्री में जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए डेली मैं सोचता हूं कि आज क्या नया होगा इसके अंदर, तो कुछ ना कुछ डेली आप लोगों को नया इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा जो भी यहां पर आर्टिकल लिखे जाते हैं। तो वैसे तो कई सारे आर्टिकल सुन चुके हैं आप लोग, पर इसमें फिर भी आप लोगों को कुछ नई चीजें यहां पर देखने को मिलेगी इस आर्टिकल के अंदर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में हम लोगों ने बात की थी, उसी के बारे में आर्टिकल है। एक डिफरेंट एंगल के साथ में कई सारी चीजें बताई गई हैं, तो जानेंगे। इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ब्रेक्जिट से बाहर निकल रहा है, कोविड-19 खत्म हो रहा है, तो देखते हैं इंडिया और यूके के रिलेशन कहां चलते हैं। ये वही कंट्री है जिसने लगभग 200 सालों तक हमारे ऊपर रूल किया है, तो देखते हैं इसके साथ में रिलेशन कैसे चलने वाले हैं।
और हमारी कंट्री में अब की बार जो 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट कौन रहने वाले हैं, उसका भी आंसर आप लोगों को मिलेगा। तब तक आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, बताइए जरा नीचे की कौन चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट जो हैं वो एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि दिमाग जो है बिल्कुल घुटनों में आ गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो अभी सैंक्शन लगा रहे हैं कई सारी कंट्री के ऊपर। तो 2020 तो पता नहीं कैसा रहा, पर 21 जो है वो उनके लिए बड़ा खतरनाक रहने वाला है, क्योंकि उनकी गद्दी छीनने वाली है। तो काफी अच्छे से आर्टिकल डिस्कस किया गया है, थोड़ा सा हमारा भी एंगल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो पता चलना चाहिए आप लोगों को चल क्या रहा है दुनियादारी में। तो इसके बारे में हम लोग नजर डालेंगे आज की डेट में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस देखने को मिल रही है। तो ये तो आप लोग खुद अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप भी आज की डेट में ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं काफी, तो इसके बारे में आप लोग भी अपना आइडिया बता सकते हैं क्या आप लोगों को लग रहा है। बाकी यहां पर ये जो आर्टिकल है, ये जो वेस्ट होता है उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, काफी ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो डिटेल में इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। और ये है हमारे केजू यानी कि केजरीवाल जी, इनका जो कार्टून है काफी इंटरेस्टिंग है। दिखाया जा रहा है कि एक हाथ इनका यूपी में और दूसरा हाथ इनका पंजाब में है, तो यहां पर क्या दिखाने की कोशिश कर रही है। और यहां पर ये इनकी झाड़ू, तो ये इसको एक्सप्लेन कीजिएगा 40 से 50 शब्द में। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसको बता दूं मैं, यहां पर ये पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है एक तरीके का, जैसा आप लोग जब एसएसबी एनडीए वगैरह की जब आप लोग एसएसबी देने जाते हैं तो वहां पर ये इस तरीके का पिक्चर दिखाकर कोई भी आप लोगों से बोला जाता है कि इसके ऊपर कुछ लिखो, तो उस तरीके का ये टेस्ट है। अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, देखते हैं क्या आप लोग लिख पाते हैं। ये एक तरीके की आप लोग की इमेजिनेशन जो होती है ना, अंदर से आप लोग जो सोचते हैं, आप लोग की इमेजिनेशन बाहर निकल के आती है यहां से। तो जिस नहीं लिख पा रहा है वो दूसरे का देखेगा वो कैसे लिख रहा है, और खुद से आप लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। तो इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, देखो ट्राई कर आप लोग को अच्छा लगेगा। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों के सामने है क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में। इंडिया और यूके जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ये एक तरीके से एग्जांपल सेट करती हैं, एक तो मल्टीकल्चरलिज्म का और इसी के तरीके से टॉलरेंस का। तो ये आप लोगों को बताना है कि बहुसंस्कृतिवाद और जो यहां पर सहिष्णुता की जो बात की जाती है यहां पर, तो उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। टॉलरेंस एक तरीके से सहिष्णुता होता है, एक तरीके से मतलब कि जो आप लोग कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं फिर भी आप लोग चीजों को पचाने की क्षमता रखते हो। ये नहीं कि जैसे ऐसे नहीं होता कि कुत्ता भौंके जा रहा है और गाड़ी चले जा रही है बस बकर बकर किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों के वर्ड की अहमियत होनी चाहिए, कीमत होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है, और ये इंडिया और यूके में अच्छे से देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर कमेंट करना है। हिस्ट्री को भी थोड़ा सा आप लोग यहां पर बता सकते हैं, कैसे दोनों के रिलेशन है और कैसे कैसे चीजें चेंज हुई हैं, तो क्या क्या संस्कृति में क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसी के साथ में जो सहिष्णुता है उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा लिखेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो प्रेजेंट, देखिए अगर कोई क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं ना, इसका मतलब ये नहीं कि जो आर्टिकल डिस्कस करूंगा वही आप लोगों को वहां पर लिखना है। आर्टिकल तो न्यूज़पेपर में छपते हैं और वो जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन चल रही है उसके बारे में बताते हैं। आप लोगों के पास में जो भी नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक से और जो यहां पर यूज कर सकते हैं उसको यूज करने की कोशिश आप लोग किया कीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखना आप लोग। तो आइए बात करते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को मिलेगा जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन हमारी कंट्री में 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट रहने वाला है। तो ये है अब की बार बोरिस जॉनसन। स्टार्टिंग में इनको दूसरा डोनाल्ड ट्रंप बोला गया था, जैसे इनकी हरकतें चल रही थी, हालांकि फिर चीजें कुछ नॉर्मल सी होती नजर आई। हुआ क्या है, अभी ये ब्रेक्जिट हो रहा है यहाँ पर, इसके अंदर यानी कि यूके जो है वो ब्रिटेन से, वो यूके जो है यहाँ पर वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रेक्जिट। ये जो ब्रेक्जिट है आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये खिचड़ी बीरबल की बहुत पहले पकना स्टार्ट हो गई थी, पर लेकिन अब ये जो है खिचड़ी जो है वो बन चुकी है। हुआ क्या था यहाँ पर 2016 में 23 जून को रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम होता है कि जनता से पूछना भैया ये हम लोग करने जा रहे हैं सही है या गलत है। अगर जनता यस बोलती है तो भैया आगे बढ़ जाते हैं, और नो बोलती है तो नहीं हो पाता है। रेफरेंडम एक तरीका इलेक्शन ही आप लोग बोल सकते हैं, डायरेक्ट जनता के पास चला जाना। आप लोग बोलेंगे कि सर हमारी कंट्री में क्यों नहीं ऐसा करते हैं, भैया बहुत बड़ी कंट्री है, दुनिया भर के लोग हैं, ज्यादा अच्छे खासा एजुकेशन लेवल भी नहीं है, तो इसके चलते हम लोग ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग सारा काम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कराते हैं जो हमारी पार्लियामेंट में बैठे होते हैं। पर लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जनता से पूछा जाता है। ये हो गया छोटी छोटी कंट्री, जैसे सिंगापुर हो गया, ये इस तरीके कंट्री आराम से ऐसे काम करा सकती है। स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है, ये छोटी छोटी कंट्री है और एजुकेशन लेवल भी काफी अच्छा है, तो लोग समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। हमारे यहाँ तो जरा जरा से एक तरीके से एक क्वार्टर पर, पोवे की बोतल पर, या फिर जरा जरा से पैसे देकर लोगों की वोट खरीद ली जाती है, तो उनको नहीं पता है कि उनकी वोट में क्या पावर है। देखिए जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएगी ना लोगों को कि उनके हक में क्या पावर है, तब तक इसी तरीके से बेवकूफ बनता रहेगा, तब तक इसी तरीके से पॉलिटिशियन चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसी तरीके से बेवकूफ बनाते रहेंगे, जब तक आप लोग अपना हक नहीं समझेंगे कि हाँ आपकी वोट में इतनी पावर है कि उनको जरा सी देर में घर से बेघर कर सकता है। पर लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, आप लोग उनको सोचते हैं कि बहुत पावरफुल है, आप लोगों ने पावर दे रखी है इसलिए पावरफुल है, ठीक है। यहां पर जो बात की जा रही है यूके के बारे में बात की जा रही है, यूनाइटेड किंगडम जिसको आप लोग बोलते हैं, तो वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर हैं, जैसे यहां पर -1 होता है यूके, यहां पर तो ये हो जाता है 27 मेंबर। इसमें खुद की करेंसी है जिसको आप लोग यूरो बोलते हो, ठीक है। तो यूरो खुद की करेंसी है जिसका सिंबल ये है यहाँ पर
ठीक है। इसी के साथ में खुद का इनका आप लोगों को पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा, फॉरेन रिलेशन कैसे करने हैं, सारी चीजें। ये एक तरीका ग्रुप है, समूह है, जैसे परिवार में इंडिविजुअल होते हैं ना, तो परिवार में इंडिविजुअल हो गए, मान लीजिए एक परिवार में 7 मेंबर है, 7 मेंबर हो गए, यहाँ पर पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, इसी के साथ में बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो सारे जो परिवार हो गया। अब एक तो है कि परिवार मिलकर यहाँ पर रह रहे हैं, तो परिवार पूरा ऐसा होगा ना कि अगर किसी परिवार में कोई डिसीजन ले जाना है पूरे परिवार में इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक ऐसा होगा कि नहीं परिवार का एक सदस्य कह रहा है मैं तो ये करूंगा, दूसरा कह रहा है मैं तो ये करूंगा, ऐसे थोड़ी ना परिवार चलेगा, वो तो परिवार टूट जाएगा। तो यहां पर जो यूरोपियन यूनियन है वो एक परिवार बना हुआ है आज के डेट में। कैसे डिफेंस रिलेशन रहने, कैसे यहां पर ट्रेड रिलेशन रहने, क्या करेंसी के बारे में बात करें, वो सारी चीजें इनकी वो सबको एक तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है। तो इनकी करेंसी 19 ऐसी कंट्रीज के अंदर जो आज के डेट में यूरो फॉलो करती है। पर लेकिन इसको लगा यहां पर बोरिस जॉनसन को, जो कि एक तरीके से ब्रेक्जिट के ही नेता है, यहां पर ये एक तरीके से ये यहां पर आए इस पर्पज से थे कि यहां पर चीजों को बाहर निकाला जाए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है यहां पर, तो देखते हैं कैसे काम चलता है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं अगर ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 3 ये बेसिकली ये स्टेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इनका नाम बता रहे हैं। और जब बोलो आप लोगों को यूनाइटेड किंगडम, तो इनके अंदर कौन कौन आते हैं, तो यहां पर नॉर्दर्न आयरलैंड भी ऐड हो जाता है, ये हो गया आयरलैंड और ये हो गया नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये भी ऐड हो जाते हैं यहां पर। तो इनमें तीनों में जो ये मैंने आप लोगों को यहां पर छिपा रखे हैं, इनके नाम आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। तो इनके नाम आप लोग बताइए एक बार, फिर आप लोग एक्सप्लेन करूंगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में। पहले देख लेते हैं यहां पर क्या क्या बात की जा रही है। अभी हमारी कंट्री में जो डोमिनिक राब, ये यहां पर कौन है, डोमिनिक राब, ये है यहां पर सेक्रेटरी फॉरेन कहां के, ब्रिटेन के। ये हमारी कंट्री की विजिट पर अभी आए, तो यहां पर ये विजिट पर आए, तो यहां पर बात की गई कई सारी कि कैसे हम लोग को रिलेशन को आगे लेकर चलना है। तो उसमें इमीडिएट जो देखने को मिला कि इमीडिएट डिसीजन लिया गया, जैसे अभी आप लोग बोलिए कि कुछ काम करना है, ठीक है, और आप लोग बोलने से पहले एकदम उठ के चलते हैं, हाँ यार चल ये काम करते हैं, तो ऐसा फंडा देखने को मिल रहा है। तो इमीडिएट डिसीजन यहां पर और लॉन्गर टर्म गोल लगाकर चल रहे हैं। यानी कि मतलब क्या है, मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि भैया यार अभी बस बात करेंगे, बस एक दिन काम होगा फिर उसके बाद में नहीं, ये लंबा गोल लगा के चल रहे हैं। और लंबे गोल का मतलब क्या होता है कि 5 साल 15 साल 20 साल इस तरीके से बातों को लेकर चल रहे हैं। तो यानी कि अच्छे रिलेशन ये इंडिया और यूके के बीच में आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूके के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं रहने वाला है। एक अलग कंट्री है भैया, अपने हिसाब से काम करेंगे, हमको क्यों चलना है यहां पर यूरोपियन यूनियन के हिसाब से। तो इंडिपेंडेंट कंट्री यहां पर बन गया है। बोरिस जॉनसन जो है हमारी कंट्री की विजिट पर आने वाले हैं एज ए चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट हमारी कंट्री में 26 जनवरी पर अब की बार होने वाले हैं। नाम इनका बोरिस जॉनसन। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या इससे पहले ब्रिटेन का कोई लीडर हमारी कंट्री में एज ए चीफ गेस्ट आया है, ये आप लोगों को बताना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो आने से मना कर दिया था बड़ा खतरनाक आदमी है यार। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनके द्वारा इनवाइट किया गया G7 मीटिंग में। ये G7 वही है जो पहले G8 हुआ करती थी, इसमें से रसिया बाहर निकल गया तो आज के डेट में G7 बन गई है, ठीक है। इसी के साथ में क्लाइमेट चेंज की जो COP26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो समिट नेक्स्ट ईयर होगी, उसमें भी यहाँ पर यूके के द्वारा इंडिया को इन्वाइट किया गया है एक तरीके से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। स्पेशल गेस्ट के तरीके से हम लोग को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। जो जॉनसन है यहां पर वो फर्स्ट हेड गवर्नमेंट विजिट करेंगे आफ्टर ये कोविड-19, यानी कोविड-19 से अगर देखा जाए, कोविड-19 जब से यहां पर है कोई भी किसी कंट्री में ज्यादा विजिट नहीं कर रहे हैं, तो पहली बार हमारी कंट्री में यहां पर बाहर का कोई ऐसा लीडर आ रहा है आफ्टर कोविड-19, यानी कोविड-19 का खतरा जो चल रहा है उसके बाद में। तो ये जो सिचुएशन है, ये आने वाले टाइम में बात की जा रही है कि काफी अच्छे रिलेशन सामने निकल कर आएंगे, क्योंकि आफ्टर ब्रेक्जिट और आफ्टर कोविड-19 अब इंडिया और यूके यहां पर मिलने जा रहे हैं। तो देखने की बात ये होगी कि कैसा क्या एक नया चैप्टर यहां पर खुलने वाला है। तो ये जो नया चैप्टर होगा वो इस तरीके से लेकर चल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का यानी कि लंबी रेस का घोड़ा देखने को मिलेगा। तो लगभग 10 साल का प्लान लेकर चल रहे हैं, यानी कि 2 5 ईयर प्लान इसमें आ जाएंगे। इतने लंबे रिलेशन को यहां पर बेसिकली लेकर चलने की बात करें तो जहां पर इनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं यहां पर, जो जिनका नाम है मिस्टर राव, तो ये डिस्कस कर रहे हैं हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है एस जयशंकर और हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कि कैसे अपग्रेड किया जा सकता है कि 2004 में जो हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की थी, इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसको कैसे लेकर चला जा सकता है। और इसमें क्या होगा, कई सारी चीजें होंगी। एक तो यहां पर मिलिट्री में कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ में, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, कैसे काउंटर टेररिज्म काम कर सकते हैं, इनके जो आतंकवाद की गतिविधियां उनको कैसे रोक सकते हैं, और कैसे क्लाइमेट चेंज के साथ में हम लोग लड़ सकते हैं। तो ये सारे मुद्दों पर हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं अगर हम लोग अपनी जो पार्टनरशिप है उसको एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर लेकर जाते हैं।
और इसी के साथ में जो इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये, जो यूरोपियन यूनियन और जो ब्रिटेन है यहां पर ये, ठीक है, तो अभी अब तक जो आप लोगों को कंडीशन देखने को मिल रही थी, अब तक इससे बाहर निकलते ही इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो अपने डिसीजन अपने हाथ अपने हिसाब से लेने लगेगा, और इसने लेने स्टार्ट कर भी दिए हैं ब्रिटेन ने। वो क्या है, इसने अभी यहां पर 20 ट्रेड डील साइन की है यूएसए के साथ में, जापान के साथ में और वियतनाम के साथ में, जो कि इफेक्ट में आने वाली है 1 जनवरी से। और इसी के साथ में इंडिया के साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। तो अच्छा है, अगर यूके के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे लेवल पर चलते हैं तो ये यूरोप के अंदर एक अच्छी एंट्री हमारी मानी जाएगी एक शानदार तरीके से। और काफी अच्छी बात यहां पर ये, हमारी कंट्री का बहुत बड़ा डायस्पोरा, यानी कि हमारी कंट्री के बहुत सारे हमारे मूल के लोग आज के डेट में यूके के अंदर रहते हैं। तो इंडिया के जो रिलेशन है नेक्स्ट ईयर तो और भी ज्यादा यहां पर एक तरीके से कोऑपरेशन की बात की जा रही है, खासकर कोरोना वैक्सीन में, यानी कि कोरोना वायरस की जो दवाई बनाने की बात की जा रही है। और इसमें जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसमें एक तरीके से प्रोड्यूस करना और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, तो ये यहां पर फोकस किया जा रहा है इंडिया के अंदर भी। और इसी के साथ में कोवैक्स, यानी कि मिलकर जो काम करने की बात की जा रही है डेवलपिंग कंट्री को साथ में, तो उसका भी इंडिया पार्ट है यहां पर। तो यानी कि किस तरीके से काम किया जाएगा कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए, कई सारे एरिया आप लोग यहां पर दोनों कंट्री के देखने को मिल रहे हैं। पास्ट 5 साल तो बेचारों के यहां पर ये ब्रेक्जिट में ही निकल गए, आज ब्रेक्जिट होगा, कल होगा, परसों होगा, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था बीरबल की खिचड़ी बन गए यहां पर ब्रेक्जिट। तो क्या है कंडीशन, एक बार आप लोग देखिए यहां पर, अगर ब्रेक्जिट के बारे में मैं यहां पर बात करता हूं तो क्या क्या है यहां पर कंट्री। ये कंट्री है स्कॉटलैंड, ठीक है, कंट्री नहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है इंग्लैंड, और तीसरा क्या यहां पर, तीसरा यहां पर वेल्स। तो अगर ग्रेट ब्रिटेन आप लोगों से कोई पूछे तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। पर लेकिन यूके, यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि अलग अलग किंगडम, यानी कि स्कॉटलैंड अलग किंगडम हो गया, इंग्लैंड, ये वेल्स और ये आयरलैंड, तो अलग अलग किंगडम मिलकर जब एक जगह आ गए तो ये यूनाइटेड किंगडम बन गया, ठीक है। जैसे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो बहुत सारे एमिरेट्स एक जगह आगे मिलकर, बहुत सारे राज्य एक जगह आगे मिलकर, तो वो यूएई बन गया। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिए, कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें, जैसे मान लीजिए आप लोग कोई नाम पढ़ते हैं ना, तो उस नाम में ही उसका मतलब छिपा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे यूके में आप लोग बोल सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो बहुत सारे किंगडम को यूनाइटेड करके एक जगह लेकर आना, तो ये किंगडम हो गया एक तरीके का। तो नाम से ही निकल गया ना, तो कई सारे मीनिंग आप लोगों को नाम से ही निकल जाते हैं, तो इसलिए नाम को थोड़ा सा होने के तवज्जो दिया कीजिए ताकि आप लोग चीजों को जान सके। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, और जो फॉर्मर ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे थेरेसा मे, जो कि रो पड़ी थी बेचारी पार्लियामेंट के अंदर, इनको लग रहा था कि ब्रेक्जिट होगा, पर लेकिन ब्रेक्जिट नहीं हुआ उनके टाइम पर, वो नहीं करा पाए प्रॉपर वे में, तो उनके द्वारा भी विजिट किया गया। पर लेकिन कुछ छोटे छोटे फालतू के, वो नहीं कहते बिना पैसे वाले मुद्दे ज्यादा छाए रहे, वीजा इशू छाया रहा है यहाँ पर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जैसे मालिया है, ये सारे लोग इनके बारे में बात चलती रही कि वापस लेकर आना है, यानी कि ये बातें जो थी इनके ऊपर ज्यादा फोकस दिया गया। जो बड़े बड़े मुद्दे थे जैसे ट्रेड डील को कैसे लेकर चलना है, ठीक है, एक दूसरी कंट्री के टेररिज्म में, क्लाइमेट जो इन्वायरमेंट को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है, कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में काम कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि ब्रेक्जिट के पीछे इतना पड़े रहे थे उस टाइम पर ये नहा धो का। पर लेकिन एक बात आप लोग और याद रखिएगा, हर चीजें अच्छी नहीं होती है, कोई ना कोई एंगल आप लोगों को उल्टा देखने को मिलेगा। और वो उल्टा एंगल क्या है, हमारी कंट्री में जब कोई दिक्कत होती है तो यहां पर जो आज के टाइम में जो यूके है उसके अंदर से कई सारी जो उल्टी सीधे कमेंट भी किए जाते हैं, कई बार हमारी इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर किया जाता है। आर्टिकल 370 चेंज किया गया, यूके ने इसमें यहां पर अपना कमेंट किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, यूके का कमेंट निकल कर आया। और अब फिलहाल जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें भी यूके कमेंट कर रहा है। ये सारे हमारे इंटरनल मुद्दे हैं भैया, हम अपने घर पर कुछ भी करें, हम लोग किसी का सिर फोड़े, नाए गाचे, कुछ भी करें, ये किसी कंट्री का हक नहीं है कि वो हमारी कंट्री के इंटरनल अफेयर में आके कमेंट करें। ये एक तरीके से वो होता नहीं, एक तरीके से आग में घी डालने वाली बात है। वो चाहते हैं कि इस कंट्री में अशांति बनी रहे, इसलिए ऐसी हरकतें की जाती है। तो जब इनको बोला गया कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, हमारे मुद्दे पर क्यों बातें कर रहे हो, तो मिस्टर आपका ये बोलना है कि देखो यार, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में आपके मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं और हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए यार थोड़ा बहुत बोलना तो हमारा बनता है, अगर नहीं बोलेंगे तो एक तरीके से हमारा वोट बैंक घटेगा वहां पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इनका मतलब यह है कि हमारी और आपकी कंट्री जो है वो बहुत क्लोजली लिंक है। तो इन्होंने बड़े ही एक तरीके से स्मार्ट तरीके से बात को मोड़ दिया यहां पर। तो इस तरीके से जो यहां पर बातें निकल कर आई, ये इंटरनल मैटर जो यहां पर बोला गया इंडिया के द्वारा, तो उन्होंने बोला कि आजकल में हम लोग इंटरनली बहुत सारे कनेक्ट हो चुके हैं आपस में, तो कैसे इंटरनल मैटर बोल सकते हो। तो पोस्ट कोविड-19 और पोस्ट ब्रेक्जिट जो है, अगर यहां पर दोनों आपस में मिलकर रहेंगे तो कुछ अप्स और कुछ डाउन देखने को मिलेंगे। यूके जो है वो और सेंसिटिव होता हुआ नजर आएगा इंडिया का कंसर्न लेके, और इंडिया जो है अगर ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलेगी तो हो सकता है कि लेस सेंसिटिव नजर आए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे इंटरनल अफेयर में कोई भी किसी तरीके से कमेंट करे। तो बैलेंस कैसे बनेगा, अब वो बैलेंस बनाना ही तो सारा मुद्दा है, उसको देखने को मिलेगा वो बैलेंस कैसे होने वाला है, ठीक है।
आई होप कि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आई होगी। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, सारी बातें आप लोग जानते हैं, समझदार है। और खासकर जो फर्स्ट टाइम ये चीजें देख रहे हैं, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं आंसर राइटिंग कैसे करना है या फिर ऐसे कैसे लिखना है, तो वीडियो जाकर आप लोग देखिए, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी, डिटेल में आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। एक सरफिरे इंसान के साइड पास में आप लोगों को लेकर चलता हूं, जिसको ये लग रहा है कि वो आने वाले टाइम में वो नहीं कहते कि अनलिमिटेड टाइम तक यूएसए के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। हमारे फेवरेट जो है सरफिरे, वो नहीं कहते ओए चचा और डांस बंद कर दो अब हो गया तो वही काम अब तक चल रहा है, ये अपना डांस कर रहे हैं, इनका डांस कंप्लीट नहीं हो रहा है अब तक। तो बात कर रहे हैं यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, क्या क्या नोटंकियां कर रहे हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मरता क्या ना करता, 20 तारीख तक यहां पर ये गद्दी पर रहने वाले हैं, पर लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी क्या किया, तुर्की के ऊपर सैंक्शन लगा दिए S-400 सिस्टम को लेकर। S-400 सिस्टम क्या है, ये S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ये यहां पर जो कि यहां पर किसका, रसिया का है। तो रसिया से तुर्की ने खरीदा, और तुर्की है नेटो मेंबर। नेटो मेंबर क्या है, नेटो मेंबर एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप है जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड जब मैं शब्द बोलता हूं तो इसका मतलब हो गया जैसे कि यूएसए हो गया, ठीक है। और इसी के साथ में आप लोग यहां पर मैप में देखिए, जब वेस्टर्न वर्ल्ड बोलता हूं तो आप लोग क्या समझा कीजिए, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड का मतलब होता है जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया या फिर ये वाला एरिया हो गया, तो ये मिलकर एक नेटो ग्रुप आप लोगों को इनका देखने को मिलेगा, जिसको नाटो भी आप लोग कई बार बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक मिलिट्री ग्रुप है, ये एक दूसरे की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। अगर एक नेटो मेंबर के ऊपर कोई कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करे तो सारे मिलकर आते हैं। इसी का ऑल्टरनेटिव आप लोग बोलते हैं किसको, उसको बोलते हैं एससीओ को, यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको एशिया का नेटो बोला जाता है। तो ये याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अभी तुर्की जो नेटो का मेंबर है, अब तुर्की तो हो गया नेटो का मेंबर और खरीद रहा है हथियार रसिया से। रसिया तो नेटो का मेंबर नहीं है, रसिया के खिलाफ यहां पर नेटो काम करता है। तो अब यहां पर यूएसए को मिर्ची लगी, यूएसए ने बोला कि यहां पर ये मत खरीदो, तुर्की बोला तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मैं तो खरीदूंगा। तो यहां पर कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो इनके पास में काम नहीं हो पाता है। तो आज की डेट में अगर ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ में झगड़ेंगे तो आने वाले टाइम में इनका घर टूटता हुआ नजर आएगा, इनके नेटो टूटता हुआ नजर आएगा। तो अब कैसे इसको लेकर चलना है तो उसको हम लोग समझेंगे, पर उससे पहले आप लोग ये समझिए यूएसए को हक किसने दिया है भैया। देखिए ये समझ में आता है कि मान लीजिए मेरा आप लोगों के साथ में दोस्ती है, ठीक है, तो मेरी आप लोगों के साथ में दोस्ती है, तो मेरी आप लोगों के साथ में दोस्ती है, तो आप लोगों को मैं बोल सकता हूं यार ये चीजें ऐसे कर लो, ये चीजें ऐसे कर लो। पर लेकिन आप लोग किसी और के साथ में, सी के साथ में दोस्ती है, आप लोग उसके साथ में कैसे रहते हैं ये हमारे बीच का बात नहीं है, ठीक है। हाँ, आप लोग सजेशन ले सकते हैं कि यार ये इंसान कैसा है, इसके साथ में बात कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं सजेशन दूंगा, तो आप लोग मानो या ना मानो वो आप लोगों के पास में पूरा हक है। आप लोग इंडिपेंडेंट हो, आप लोग सोवरन हो, अपने खुद के डिसीजन ले सकते हो। पर लेकिन मैं बोलूं नहीं ऐसा ही करना है, वरना मेरी तुम्हारी दोस्ती वो कुट्टा हो गई, ठीक है, आज से हम बात नहीं करेंगे। तो क्या ये सही है कुछ? तो ये ऐसी हरकतें यूएसए के द्वारा की जाती है। यूएसए ने तुर्की पर पता है क्यों सैंक्शन लगाए, क्योंकि इनके यहां पर यह काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट जो कि पास किया गया 2017 में। डोनाल्ड ट्रंप 2016 में आए, 2017 में इनके द्वारा एक्ट पास किया गया। तो इसका मतलब यह है कि भैया जिन कंट्री के साथ में मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है, उन कंट्री के साथ में तुम भी रिलेशन अच्छे नहीं करोगे। यानी कि मैं यहां पर यह बोल रहा हूं, अगर मैं यूएसए हूं कि भैया मेरे रसिया के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है, तो आप लोग भी रसिया के साथ में अपने रिलेशन अच्छे मत बनाओ। ये कौन सा तर्क है यार, तुम्हारी नहीं बनती इसका क्या मतलब हमारी भी नहीं बनेगी, क्या पता हमारी जो सोच मैच करती हो। तो ये सही बात है, यहां पर मतलब आपकी सोच मैच कर सकती है। आप अपनी कंट्री के बारे में सोचो, तो किसी और कंट्री के साथ में अगर कोई दूसरी कंट्री रिलेशन बना रही है और कोई तीसरी कंट्री उसके ऊपर सैंक्शन लगा रही है, तो ये कहां तक वाजिब है, तो ये सही नहीं है। तो इस तरीके से ये सही पैटर्न में नहीं चल रहा है। यूएसए इस तरीके से बोल रहा है, सोच रहा है कि मैं ही हूं यहां पर, हम ही हम है और कोई नहीं है यहां पर लेकिन इनको ये नहीं बोल रहा है कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम भी हैं, तुम कहां से स्टैंड करोगे, हम भी हम है, ठीक है। तो तुर्की ने ये बोल दिया। तो यूएसए जो है आज की डेट में उसने एक बार यहां पर तुर्की को बोला कि ये यहां पर F-35 जो फाइटर प्रोग्राम था इनका, उसमें से तुर्की को सस्पेंड कर दिया, ठीक है। जो यहां पर रेसिप तैयप जो एर्दोगन साहब हैं, उनके द्वारा अपने जो हथियार खरीदे जा रहे हैं वो खरीदे जा रहे हैं S-400 रसिया से। तो वो बोल रहे हैं भैया हम सोवरन है, हम अपना हिसाब अपने काम आप कर सकते हैं, ये तुमको बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे। तो इसके चलते यहां पर तुर्की ने पूरा यहां पर हथियार वगैरह खरीद के अपना पूरा काम करना स्टार्ट कर दिया, टेस्ट वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर यूएसए को पूरी मिर्ची लग रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि सैंक्शन लगाते हुए आके मुझसे बात करो, यानी कि ये इतना वो नहीं कहते कि एक मतलब इतना इनसेंसिटिव इंसान है, इसको लग ही नहीं रहा है कि इसका जो दोस्त है वो किसी और के साथ में दोस्ती कर सकते हैं। तो तुर्की और जो वॉशिंगटन है यहाँ पर वो आज की डेट में इस तरीके से यहाँ पर भिड़ रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। पर इसने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोली, इसने वो बात क्या बोली कि देखो यार तुम S-400 सिस्टम खरीद के तो लेके आ गए, उसको
एक्टिवेट मत करना, यानी कि उसको अपने पास रखे रखना, मतलब बच्चों वाली बात बिल्कुल। यानी कि ये बिलियंस ऑफ रुपीस यहां पर खर्च कर डॉलर खर्च कर अपना सिस्टम खरीद कर लेकर आए और ये बोल रहे हैं कि तुम इसको एक्टिवेट मत करना, बस रखे रखो कि हाँ देखो हम लोग एक खिलौना खरीद के लेके आए हैं, ठीक है, अपने यहाँ के बच्चों को दिखाओ सबको। ये कौन सी बदतमीजी है। तो तुर्की ने यहां पर परचेज किया और तुर्की ने जैसे ही उसको टेस्ट करने की कोशिश की अक्टूबर के महीने में, यूएसए ने तुरंत यहां पर इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। तो इसी के साथ में तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया। F-35 प्रोग्राम से चलो समझ में आता है, इन्होंने बाहर निकाल दिया क्योंकि भैया ये इनका वेपन है, ये अपना जिसको चाहे उसको बेचे, जिसको चाहे ना बेचे, पर लेकिन किसी दूसरे से अगर हम लोग वेपन खरीद रहे हैं और उसके ऊपर तुम बोल रहे हो तो ये तुमको हक किसने दिया, ठीक है। तो ये हक तो किसी ने नहीं दिया, हम तो सोवरेन कंट्री है, हमारी संप्रभुता हमारे हाथ में, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो ये यूएसए की समझ में नहीं आ रही है। तो इसके चलते आज के दिन में तुर्की जो है वो मैक्सिमम डिपेंडेंट हो गया रसिया के ऊपर, जबकि रसिया के साथ में कई मुद्दों पर उसकी बनती भी नहीं है, फिर भी उसके साथ में चला गया है। तो ईच कंट्री जो है अपना डिफेंस सामान किससे खरीद रहे हैं, वो अपनी सिक्योरिटी चैलेंज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजन अपने आप लेगा। आप कौन हो तो यहां पर बोलने वाले। पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि मैं हूं बोलने वाला और मेरी सुननी पड़ेगी, और नहीं सुननी पड़ेगी तो हम लोग ऐसा करेंगे। आज के दिन में S-400 सिस्टम जो है रसिया के द्वारा सीरिया में डिप्लॉय कर दिया, जहां पर यूएसए और रसिया आमने सामने थे यहां पर। इसी के साथ में ईस्टर्न जो यूरोपियन एरिया है वहां पर देखने को मिलेगा, आर्टिक सर्किल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर ये सिस्टम आज के दिन में रखा जा रहा है। और तुर्की, चाइना, इंडिया, ये भी वो कंट्री है जो काफी लार्ज स्केल पर कई सारे सिक्योरिटी चैलेंज फेस कर रही है, और इनके द्वारा भी S-400 सिस्टम को खरीदने की बात की जा रही है। इंडिया ऑलरेडी यहां पर ऑर्डर दे चुका है, तो यानी कि अमेजन से इंडिया के पास में पहुंच रहा है यहां पर S-400 सिस्टम। अब ये बोलेंगे अमेजन को डोनाल्ड ट्रंप की भैया अपनी डिलीवरी रोक दो तो ये ऐसी चीजें आप लोग देखते हैं, ठीक है। अमेजन से नहीं खरीद रहा है, बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, तो ये बस एक जोक होता है ताकि आप लोग याद रख सको, ठीक है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हो। ये आउट ऑफ द बॉक्स जाना ना आप लोगों को एग्जाम में समझ में आएगा, जब आप लोग चीजें देखोगे ना वहां पर, जब ये चीजें याद आएंगी आप लोगों को एग्जाम हलवा लगेगा बैठ के, तब आप लोग याद करोगे क्या बोल रहा था मैं। तो ये जो पढ़ाने का जो आप लोगों को लगता है, जो कई सारे बच्चे जिसे कई बार कमेंट करते हैं कि सर कई सारी बातें ऐसी बताते हो, तो देखिए एक तरीके से अगर जो पढ़ाने में मजा ले रहा हूं, अगर मैं ऐसे ही पढ़ता चला जाऊंगा जैसे न्यूज़पेपर में लाइन बाय लाइन लिखी हुई है, तो फारे आप लोग यहां पर मतलब क्या रह गया आप लोगों का देखने का। वो तो लिखी हुई है न्यूज़पेपर में, उठा लीजिए आप लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन आप लोग देख लीजिए जाकर। मेरा मतलब क्या है यहां पर, मेरा मतलब ये नहीं कि चीज समझ में नहीं आ रही, आप लोगों को चीजें समझाई जाए, तो उस पर्पज को मैं फुलफिल करने की कोशिश करता हूं। तो उसमें जो मुझे लगता है कि हाँ सारी क्लास को साथ में लेके चलना है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं डेली नया आते हैं, नया लेक्चर देखते हैं, वो ऐसे थोड़ी ना है कि वो लंबे समय से देखकर चल रहे हैं, डेली बच्चे नए नए जुड़ते रहते हैं। तो उससे ये रहता है कि हाँ हर एक बच्चे की चीजें समझ में आ जाए जो भी पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो ये बेसिक एक पर्पज रहता है। यूएसए के बारे में अगर बात करते हैं तो यूएसए के द्वारा जो तुर्की से अगर बात करें, अभी बोला यहां पर इस तरीके से, तो इसके चलते जो तुर्की है, तुर्की रशिया के और पास में जा रहा है, यानी कि ये यहां पर जो इसके जो रिलेशन इसके साथ में खराब हो रहे हैं, इसका साथ होता हुआ भी यहां पर ये इसको छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर इसने हद पार कर रखी है। तो इसके चलते कई सारे मुद्दों पर इनकी बनती नहीं है रशिया की और तुर्की की, ना सीरिया के मुद्दे पर, ना लीबिया के मुद्दे पर। और इसी के साथ में आप लोगों ने अभी सुना होगा जो अभी ये मुद्दा चल रहा था, ये था यहां पर नगोरोना कराबाख, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन कहां पर है, ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग देखिए, ये अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जो लड़ाई थी इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर, इस पे भी दोनों की नहीं बनती है, पर फिर भी दोनों मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। तो तुर्की इतने सारे बुरे रिलेशन होते हुए रशिया के साथ में, फिर भी यहां पर आज के दिन में रशिया के साथ में काम करने के लिए तैयार है। तुर्की है यहां पर आप लोगों के सामने, कैपिटल होगी अंकारा, ये हो गया इस्तांबुल, जहां से डिवाइड होता है कि ये इसका यूरोप में हिस्सा है, और ये हो गया यहां पर इसका हो गया एशिया में हिस्सा, ऊपर हो गया ब्लैक सी और नीचे हो गया मेडिटेरेनियन सी। तो तुर्की और रसिया दो कंट्री आप लोगों को मेनली ऐसी देखने को मिलती है जो आधी यूरोप में है और आधी इनकी एशिया में, आधी नहीं थोड़ी बोलिएगा बल्कि, ठीक है, छोटा सा पोर्शन है इसका तो वहां पर। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखना। बाकी अगर इंटरेस्टिंग कुछ बातें मैं आप लोगों से और डिस्कस करूं, यहां पर मिस्टर इरोडगन जो है वो अभी चूज करें कई सारे और वेपन खरीदने यहां पर रसिया से, तो इसके चलते और ज्यादा यहां पर शिफ्ट आएगा। यहां पर अंकारा की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसमें देखने को मिल रहा है कि यूएसए को समझ में आ गया कि उसकी यूएसए की हरकतें नहीं रुकेंगी। तो यूएसए और तुर्की के जो टेंशन है ये और कई सारी कंट्री में टेंशन क्रिएट कर रहा है। जैसे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उसका भी जो इरोडगन के साथ में यहां पर अभी दिक्कत देखने को मिली, तो इनकी तूतू मैमे हुई। ग्रीस और तुर्की की भी तूतू मैमे होती नजर आई। तो जो नेटो है यानी कि जो इनका नेटो का परिवार है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे हैं क्या वो इसी तरीके से परिवार को तोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि परिवार में जो एक तरीके से कोई बड़ा इंसान होता है, ताकतवर इंसान होता है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप लोगों ने स्पाइडरमैन मूवी देखी हो ना, बोलता है कि द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों के हाथ में पावर अगर दी गई है
तो एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन की तरीके से बिहेव करो, ना कि इररेस्पॉन्सिबल पर्सन। आईएएस बन गए, पता चला अपने दुश्मनों को पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं। अच्छा, जब तक था ये सुना था ना, ये बोला था ना सिलेक्शन नहीं होगा, आजा, तो बैठ के उसको तमाचे मार रहे हैं। तो ये थोड़ा ना कि पावर मिल गई तो इस तरीके से उसको मिसयूज किया जाएगा, नहीं। संविधान के हिसाब से काम आप लोग कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप उसको मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यूएसए जो है आज की डेट में, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर कई सारे एरिया में कई सारे चैलेंज देखने को मिल रहे हैं, और ग्लोबल ऑर्डर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज की डेट में जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया है, वो आने वाले टाइम में जो बाइडेन को सही करते करते भी लग रहा है कि 4 साल लग जाएंगे। 1990s में बात करें, यूनिलेटरलिज्म की बात की गई थी, जब यहां पर टूटकर आया, जब रसिया टूट गया, यानी कि यूएसएसआर टूट गया, अकेला रसिया साइड में हो गया, तो यूएसए एक अकेला कंट्री बन गया। उस टाइम पर यूएसए ने ग्लोबल पुलिसिंग का काम किया, यानी कि एक पुलिस पर्सन की तरीके से इन्होंने काम किया कि हाँ, हम चलाएंगे बस अपनी दादागिरी यहां पर। तो ग्लोबल पुलिस, यानी कि जहां पर कुछ गलत होता है वहां पर पहुंच जाते थे। ये माना जाता था कि अगर इनको छींक आ गई तो पूरे वर्ल्ड को जुकाम होना स्टार्ट हो जाता था। पर लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में इनको छींक आए, चाहे इनको बुखार हो जाए, चाइना को फर्क नहीं पड़ता है, इनको कुछ भी होता रहे, रसिया को फर्क नहीं पड़ता है, और इनको कुछ भी होता रहे, इंडिया को भी अब कम फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अब इनको अगर कल को चल के इनको मलेरिया भी हो जाता है ना, तो किसी को कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो अपनी सेहत का अपने आप ध्यान रखो। आज के दिन में सेल्फ सफिशिएंट कंट्री होती जा रही है मैक्सिमम, और तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट भी अगर नहीं रहेंगी तो भी काम चल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी राइजिंग पावर निकल के आ रही है, तो इनको समझना पड़ेगा कि आप लोग अब वो नहीं रहे हो जो आप लोग सोचते हो, ठीक है। तो अब सिचुएशन चेंज हो रही है सबके हिसाब से, चलो, वरना एक तरीके से थप्पड़ याद दे दिए जाओगे, ठीक है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखो, ऐसी बातें बोलने की कोशिश की जा रही है। तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, आई होप कि माइंड में पूरी क्लैरिटी आ गई होगी, और जो भी चीजें हैं बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं। कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछा जरूर कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग घर में जब कूड़ा डालते हैं डस्टबिन में, उसमें क्या आप लोग अलग अलग करते हैं? एक साइड में पॉलिथीन हो गई, ठीक है, एक साइड में आप लोग का प्लास्टिक वेस्ट हो गया, एक साइड में आप लोग का ऑर्गेनिक जैसे सब्जी के छिलके हो गए, या फिर दूसरे इस तरीके के जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, क्या उनको अलग अलग आप लोग करते हैं? अगर हाँ तो यस लिखिए, अगर ना तो नो लिखिए, और अगर ना आप लोग लिखते हैं तो फिर इसको थोड़ा सा हैबिट को चेंज करिए, क्योंकि ये एक हैबिट जो है आप लोग चेंज करेंगे, आने वाले आप लोग की जो फैमिली होगी वो चेंज करेगी, तो लंबे समय तक हम लोग काफी बड़ा चेंज लाकर आ सकते हैं। हमारी कंट्री में जो आदतें हैं ना वो काफी टफ रहती हैं, छोटी छोटी आदतें हम लोग सुधार नहीं पाते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो छोटी छोटी आदतें अगर सुधरेंगी तो कई सारी चीजें चेंज होंगी। अभी यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में। ये पर्टिकुलर एरिया है कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर यहां पर ये जो एक तरीके से जो एरिया है, यहां पर प्लांट लगाया गया अभी, और जिसको बोला गया यहां पर, 1 मिनट ये वाली पिक्चर आप लोग देखिए, यहां पर ये वेस्ट जनरेट होगा, जो उससे क्या करेंगे, उसमें से क्या क्या निकालेंगे, हीट निकालेंगे, फ्यूल निकालेंगे और पावर निकालेंगे। यानी कि एक तरीके से जो वेस्ट होगा, जिसको आप लोग बोल देते हैं ना कचरा हो गया है, उस कचरे में से कई सारी चीजें निकाली जा सकती हैं। तो उस कचरे से आप लोग कचरा शीट बन सकते हो, ठीक है। यानी कि कई सारे अच्छे मटेरियल यहां से निकाले जा सकते हैं। अगर दिल्ली के आसपास वाले एरिया में आप लोग आओगे, कई जगह दिल्ली के पर्वत बने हुए हैं, यानी कि आप लोगों को पहाड़ियां नजर आ जाएंगी, अच्छा खासा आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। यहां पर भी माउंटेन वाला रीजन, और माउंटेन कहीं का होगा, वो कूड़े का, यानी कि गार्बेज का माउंटेन वहां पर बना हुआ है, वेस्ट का माउंटेन वहां पर बना हुआ है। तो उसको खत्म करेंगे तो तभी यहां पर सिचुएशन जो है वो हैंडल हो पाएगी। तो इसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि आप लोग यहां पर इसको प्रॉपर वे में हैंडल करें। पर लेकिन सबसे पहले आप लोगों को जनता का तो थोड़ा सा जो इसमें एक पार्टिसिपेशन होता है वो सुधारना पड़ेगा। इसी और एक स्टेप उठाया गया कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा साहब के द्वारा। तो इनके द्वारा यहां पर ये पर्टिकुलर एक नया प्लांट यहां पर लगाया जा रहा है बिदादी कर्नाटका के अंदर। तो इसमें ये जो प्लांट रहेगा, इसमें बोला जा रहा है कि 11.5 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी ये यहां पर प्लांट जनरेट करने वाला है, जो लगभग बोला जा रहा है कि लगभग यहां पर 600 टन पर डे यहां पर इनऑर्गेनिक जो वेस्ट है उसको ये कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके से काफी सही है, अगर इस तरह इनऑर्गेनिक वेस्ट ये कंज्यूम करता है तो फिर यहां पर प्रॉपर वे में चीजों को हैंडल कर पाएंगे। अगर बात करें बेंगलुरु के अंदर, लगभग 5000 टन जो वेस्ट डेली जनरेट होता है, 2500 जो टन है इसमें से आप लोगों को वो ऑर्गेनिक देखने को मिलेगा। 1000 के करीब यहां पर जो यहां पर इनर्ट मटेरियल, यानी कि जो झाड़ू पोछा लगा के वो सारी चीज आती है ना, तो एक तरह स्वीपिंग वेस्ट देखने को मिलेगा। और लगभग ये 1500 टन के करीब यहां पर ये इनऑर्गेनिक है। तो यहां पर 600 टन अगर पर डे यहां पर यूज कर रहे हैं, तो यहां पर जो 5000 है उसमें से कुछ पोर्शन यहां पर ये कंज्यूम कर पाएगा, और फिर उसको लगभग जो जनरेट करेगा यहां पर 11.5 मेगावाट एनर्जी ये यहां पर जनरेट करेगा। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो अच्छा है भैया, अगर कचरे से कुछ निकल के आ रहा है तो ये एक अच्छी चीज है। तो इस तरीके से जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है
जो यहां पर यूज किया जाएगा। सबसे बड़ी बुरी चीज आप लोगों को देखने को मिलती है प्लास्टिक। प्लास्टिक वेस्ट से थोड़ा सा आप लोग बचिए। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जब आप लोगों ने देखी होगी, कि गाय के पेट से प्लास्टिक निकाली जा रही थी। वो पूरा ऑपरेशन मैंने जो आप लोगों को दिखाया था, उसका पर्पज यही था कि आप लोग थोड़ा सा इन चीजों को लेकर सेंसिटिव बने कि हम लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में हमारे पेट में प्लास्टिक जा रही है, तो ये चीज हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं यहाँ पर जो प्लास्टिक है, यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक है आज के जो तरीके से हमारी बैड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक हम लोग यूज करें हमारे अंदर ये जा रही है। इसी के तरीके से जो क्लॉथ पीस है, ठीक है, ये सब एक जगह मिलकर आ जाते हैं, जिनको आप लोग यहां पर रिफ्यूज्ड ड्राई फ्यूल बोलते हैं, RDF, ठीक है। तो ये बैड क्वालिटी प्लास्टिक और इसी के साथ में क्लॉथ पीस होते हैं, तो इसको रिफ्यूज्ड ड्राई फ्यूल बोलते हैं। आगे यहां पर आर्टिकल में इसको RDF बोलूंगा मैं, ठीक है, रिफ्यूज्ड ड्राई फ्यूल। तो ये जो मटेरियल है यहां पर, अगर आप लोग इसको लेकर चलते हैं तो कई आप लोग एनर्जी इससे जनरेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी में, आप लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं एक साइड में आप लोग कोयला यूज करें, अदर मटेरियल यूज करें, ट्रेडिशनल जो आप लोग एनर्जी यूज करें, ठीक है, तो उसकी तहत अगर आप लोग यहां पर इसको यूज कर रहे हैं तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक वेस्ट को हम लोग सही डायरेक्शन में यूज कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस वेस्ट को कम कर रहे हैं, अगर ऐसा भी आप लोग बोलें तो ये प्लांट जो है काफी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। पर लेकिन कई सारे प्रॉब्लम इनको यहां पर फेस करनी पड़ती है। पर लेकिन उससे पहले आप लोग ये समझिए कि जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है यूजुअली एक्सेप्ट करते हैं रिफ्यूज्ड ड्राइव जो फ्यूल होते हैं, यानी कि एक तरीके से जो मटेरियल होते हैं जो जनरेट किए जाते हैं ये ऑर्गेनिक कंपोजिट जो प्लांट के अंदर में। तो नॉर्मली क्या होता है कि देखिए दो तरीके से आप लोग समझिए, एक तो कन्वर्ट किया जाता है यहां पर ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है, ठीक है, कंपोजिट वेस्ट में, या आप लोगों ने यहां पर प्लास्टिक भेजी, आप लोगों ने यहां पर जो सब्जियों के जो पत्ते वगैरह भेजे, अपना फल फ्रूट के छिलके भेजे, तो ये कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग तरीके से। जब उनको अलग किया जाता है तो एक तो ऑर्गेनिक निकल के आता है जिसके कंपोस्ट बनाते हैं, यानी खाद बनाते हैं खेतों में डालने की, और दूसरा इनऑर्गेनिक वेस्ट रहता है जिससे आप लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, यानी कि प्लास्टिक वगैरह जो चीजें यूज की जाती हैं। तो 50 टन अगर RDF यानी कि रिफ्यूज्ड ड्राई फ्यूल जो जिसको RDF बोलते हैं, ये 1 मेगावाट के करीब पावर यहां पर जनरेट कर देता है। तो इसका मतलब है कि अच्छे तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट हम लोग निकाल कर लेकर आएंगे। तो ये जो दीज हाई जो कैलोरीफिक मटेरियल है जो एक तरीके से यूज किया जाता है कई बार लैंड फिलिंग के लिए, या फिर अनहैंडल्ड उनको छोड़ दिया जाता है ऐसे ही पड़े रहने के लिए, और कई बार उनमें एक्सीडेंटली फायर आप लोगों ने देखने को मिलेगी, उस एरिया में आग लग गई, कचरे में आग लगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो ये अनसाइंटिफिक तरीके से जो यूज किया जाता है ये गलत तरीका है, तो इसमें रिड्यूस होगा, इसके ऊपर डिपेंडेंसी अगर बात करें, अनसाइंटिफिक जो लैंड फिलिंग्स की जाती है, रिड्यूस फायर इंसिडेंट, और इसी के साथ में जो परमानेंट सॉल्यूशन होगा ताकि जो हम लोग जो रिकवर कर सकेंगे जो अपनी इनऑर्गेनिक जो वेस्ट है उससे, तो कहीं भी आप लोग बोल सकते हैं कि जो कचरा है उससे काफी कुछ हम लोग प्रोडक्टिव निकाल कर ला सकेंगे। पर लेकिन थोड़ी सी समझदारी तो हम लोगों को भी दिखानी पड़ेगी। चैलेंज क्या क्या है इसके सामने? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये कि हम लोगों की आदत खराब है, हम लोग सारी चीजें एक जगह इकट्ठा करके डाल देते हैं, उसी में पॉलिथीन डाल देंगे, उसी में सारे प्लास्टिक की चीज, उसी में सब्जी, वो सारी चीजें, तो जो एक तरीके से जो वेट और जो एक तरीके से सूखा मटेरियल है वो मिक्स हो जाता है। तो ये हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा। तो सेवरल इंडियन सिटीज में हम लोग ऐसे प्लांट लगा सकते हैं, इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, पर लेकिन हम लोग को पहले इनको अलग अलग करना है, यहाँ पर ये अलग अलग करना जाना पड़ेगा, जो कि टेक्नोलॉजी सप्लायर सोचते थे इसको अलग अलग करना। तो यहाँ पर ये एक तरीके से हम लोग जो इसमें मिक्स कर उसको बेचते हैं उसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आज के डेट में जो कई सारी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी स्ट्रगल कर रही है, ये कई सारे चैलेंज, क्वालिटी और नियर वेस्ट जो जनरेट की बात की जाती है इंडियन सिटीज में, टेक्नोलॉजी काफी बड़ा रोल प्ले करेगी यहाँ पर, क्योंकि क्वालिटी ऑफ जो वेस्ट जनरेट है यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर वो काफी बड़ा हर्डल है। बेंगलुरु के अंदर क्यों यार, ये हर एक सिटी में हर्डल आज के में हमारी कंट्री में, तो उसको कैसे लेकर चलना है? इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है लेस देन 5% मॉइस्चर उसके अंदर होना चाहिए, और लेस देन 5% जो सिलिट और इसी के साथ में सोयल वगैरह उसके अंदर होना चाहिए, पर लेकिन नॉर्मली 15 से 20% के करीब देखने को मिलता है, जो कि काफी हमको टफ पड़ता है। तो इसके चलते जो सोर्स लेवल पर हम लोग उसको अलग नहीं करते हैं ना हम लोग। अगर ये आज की डेट में जो सोर्स होता है, सोर्स क्या होता है? जो जनरेट करता है। आज के डेट में आप लोग जनरेट करते हो, आप लोग किचन से, आप लोग घर से जो वेस्ट निकल कर आता है, अगर उसको हम लोग अलग अलग पॉलिथीन में डालें तो सब अच्छा चीजें रहेगी यहाँ पर, तो वो हम लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने जो प्लांट है उनको ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होता है आप लोग समझिए, अगर मान लीजिए आप लोग आज के डेट में उसको मिक्स कर भेजते हैं तो फिर इनको अलग अलग करना पड़ता है, और कई बार जो मशीन है वो भी ढंग से काम नहीं कर पाती है, तो उनको अलग से उसके लिए अलग से खर्चा करना पड़ता है उनको अलग अलग करने के लिए। तो इसकी वजह से जो यहाँ पर बिजली जनरेट होती है वो लगभग 7 से 8 किलोवाट, ये यहाँ पर ये 7 से 8 ये पर रुपये किलोवाट के हिसाब से यहाँ पर सामने निकल कर आती है, जो कि नॉर्मली 3 से 4 होनी चाहिए थी। तो मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि अगर जो यहाँ पर वेस्ट पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो महंगी बाहर निकल कर आती है, तो इसके चलते जो नुकसान होता है वो ये होता है कि लोग उसको फिर खरीदते नहीं है, तो इतनी मेहनत ये लगता है कि यार बर्बाद होगी। तो जरूरी है कि हम लोग अगर उसको सुधारे थोड़ा सा, तो एक सस्ती बिजली हम लोग यहां से ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे समझिए, नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंट्री में कोयले से प्रोड्यूस की जाती है, और आप लोगों को देखते हो कि वाटर पावर प्लांट है उससे प्रोड्यूस की जाती है टरबाइन को घुमाकर।
तो ये नॉर्मल तरीके से हम लोग यूज करते हुए आ रहे थे। स्टार्टिंग में हम लोगों ने सोलर पैनल यूज करना स्टार्ट किया जब, तो उस टाइम पर सोलर पैनल से भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफी महंगी जनरेट हो रही थी। यहां से निकल कर आती थी 5 से 6, 3 से 4 रुपए में, और यहां से निकल कर आ रही है 12, 13, 15, 16, 20 रुपए तक भी पर यूनिट के हिसाब से। तो लोगों ने इसको खरीदा ही नहीं, क्यों यूज करे भैया इतनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर लार्ज स्केल पर इसको जनरेट करना स्टार्ट किया, तो फिर क्या होने लगा, फिर यहां पर इसकी जो प्राइस है वो सस्ता होने लगा। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट लेकर आए आप लोग, ठीक है, आप लोग इसको ऐसे समझिए, एक अच्छा सा उदाहरण आप लोगों को देता हूं। मान लीजिए कोई आज के डेट में मैं एक किताब लिखता हूं उठाकर, ठीक है, वो किताब जो है वो लिखने के बाद में मार्केट में उसको उतारा जाता है। उस किताब को बनाने में जो उसकी कॉस्ट आ रखी है, वो पूरी कॉस्ट उसकी आ रखी है किताब को बनाने में, मान लीजिए 100 रुपए कॉस्ट बनाने में आ रखी है। ठीक है, उसका जो पन्ना है, जो सारी चीजें हैं, ठीक है, इसके बाद में जो भी चीजें होंगी उस पर प्रॉफिट लगा के मान लीजिए 1 रुपये पर कॉपी जो है, या फिर 2 रुपये 5 रुपये पर कॉपी, ये मान लीजिए आज की डेट में मेरे पास में आता है, जो कि मैंने ये किताब लिखी है, जो इसके ऊपर मेहनत की है, तो मैं इसको यहां पर कट कर सकता हूं। सही है, चलिए मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, ये सब तक पहुंचनी चाहिए। तो ये जो फंडा आप लोगों को यहां पर इसका देखने को मिलेगा कि प्रॉफिट को छोड़ देना, ये नॉर्मली जो बिजनेसमैन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, मान लीजिए उनका प्रॉफिट जो आज के डेट में 500 रुपए प्रॉफिट आ रहा है, मान लीजिए उन्होंने कोई किताब लिखी, वो किताब बेचेंगे 500 रुपए की, ठीक है, 500 रुपए की किताब बेची, जबकि उसके अंदर प्रॉफिट जो था वो कितना था, वो उसके होते जो कॉस्ट था वो था ओनली 100 रुपए, तो 400 रुपए ये कमा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर बंदे से 400 रुपए कमा रहे हैं। अब इनको लगेगा यार 400 रुपए ज्यादा हो गया है, कोई इसको पे नहीं करेगा, तो ये क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कॉपी अगर बेची जाए, अभी हम लोग 10 लोगों को कॉपी बेच रहे हैं, क्यों ना हम लोग ये कॉपी 100 लोगों को बेचें। तो 100 लोगों को अगर कॉपी बेचते हैं, आप लोग 400 नहीं लीजिए, आप लोग 200 रुपए लीजिए यहां पर प्रॉफिट, ठीक है, तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो फिर भी इनका प्रॉफिट उतना ही बना रहेगा, प्रॉफिट इनका नहीं घटेगा। तो इसी तरीके से अगर ज्यादा लार्ज स्केल पर चीजें मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और ज्यादा लोगों तक अगर चीजें पहुंचनी स्टार्ट हो जाती है, तो अच्छी बात यहां पर यह है, फिर उन ज्यादा लोगों तक जब आप लोग चीजें पहुंचा रहे हैं, वो ज्यादा लोग इसको जब अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेंगे, वो ज्यादा लोग इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे। ठीक है, जैसे ये आज के में जो लेक्चर है, स्टार्टिंग में इसको कितने देखते थे, 5-10 हजार लोग देखते थे जब लेक्चर स्टार्ट किया था। आज के में लेक्चर बढ़ रहा है, तो इस तरीके से चैनल जो था स्टार्टिंग में कितने थे, कुछ बंदे स्टार्टिंग में जुड़े थे, आज के में चैनल बड़ा होता जा रहा है। तो इस तरीके से चीजें रिकमेंड करते जाते हैं, बढ़ती चली जाती है, इस तरीके से पैटर्न में चीजें चलती हैं। तो उसके चलते यहां पर जितने ज्यादा लोग इसको यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट यहां पर देखने को मिलेगा कंपनीज को। तो कम लेवल पर प्रोड्यूस करने के बाद, यानी कि कम पैसों में प्रोड्यूस करने के बाद भी ज्यादा लोगों तक अगर पहुंचती है, तो प्रॉफिट मेंटेन रहता है, तो तब इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस डाउन हो जाते हैं वहां पर। तो इस तरीके से यहां पर अगर ज्यादा लार्ज स्केल पर इसको यूज किया जाएगा उस तरीके से, और खासकर अगर जो सोर्स पर ही वहां पर अलग अलग कर दिया जाएगा, तो वहां से प्रॉफिट देखने को मिलने लगेगा। तो ये एक माहौल बनाना पड़ेगा, तो ये चैलेंज है जो हम लोग को टैकल करने पड़ेंगे। तो इसके चलते जो चैलेंज है हैंडल करना इनऑर्गेनिक वेस्ट, वो यहां पर इफिशिएंसी ऑफ जो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोसेसिंग, और इसी के साथ में यहां पर एक तरीके से जो कंपोस्टिंग प्लांट है, ये सारे बेटर होते चले जाएंगे, चीजें सुधरती चली जाएंगी। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है इनका, ये जो यहां पर इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट लगाया गया है, तो ऐसे 5-6 और प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में लगाए जाएंगे, ताकि 2.5 से 3 हजार तक का जो यहां पर टन पर डे का जो यहां पर जो वेस्ट है जनरेट किया जाता है, उसको खत्म कर सके। अभी मैंने बताया ना 5000 के करीब यहां पर टन जनरेट होता है, और इनके द्वारा ही लगाया गया 600 का। तो इस तरीके से अगर 4-5 और लग जाते हैं, तो लगभग अगर 2.5-3 हजार खर्च ये इस तरीके से निपटाने लगते हैं, तो आधे से ज्यादा वेस्ट को ये खत्म करने लगेंगे। तो इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा इसके बारे में आइडिया रखेगा, इंटरेस्टिंग है, पता होना चाहिए आप लोग इसके बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर बातें कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो किसान है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो राइटर इसी लाइन में यही बोल रहे हैं कि भैया जो ये आप लोग लेकर आ रहे हैं एक्ट, ये जिनके लिए लेकर आ रहे हैं उन्हीं को पसंद नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्यों लेकर आ रहे हैं, यानी कि आप लोग जिनके लिए प्रोस रहे हैं वो खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसको मतलब आप लोगों को इसके अंदर ये तो चेंज करना चाहिए, फिर इसको खत्म कर देना चाहिए जब उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो प्रपोज करने वालों के लिए ही आप लोग ये कर रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। तो इसको रिपील कीजिए, फिर जो भी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि भैया बैठकर बातें की जाएंगी तभी सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसे कोई मतलब यहां पर सॉल्यूशन निकलने वाला है नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक तरीके से अपना हट पर आ गई है कि वो इसको नहीं हटाएगी। तो ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो दोनों को एक प्रॉपर एरिया में आना पड़ेगा, बैठकर बातें करनी पड़ेगी, पर्पज और जो प्रोसीजर है उसको समझना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हैं एग्रीकल्चर में रिफॉर्म के बारे में। अगर पास्ट में आप लोग जाएंगे तो कई सारी चीजें देखने को मिली, कई सारे सजेशन पास्ट में दिए गए हैं। एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट सजेशन है कि स्केल अप करो भैया। स्केल अप का मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री में छोटे छोटे आज के में खेत बन गए हैं, क्योंकि आज के में मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके 3 बेटे हैं और उसके पास में 30 बीघे जमीन है, तो 10-10 बीघे सबके हिस्से में आ जाएगी। पता चला इनके बच्चे हो गए 2, इनके पास से 5-5 बीघे जमीन आ गई। तो इस तरीके से छोटे छोटे हमारी कंट्री में खेत आज के डेट में हो गए हैं, जहां पर मशीन यूज करना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह गया, मशीन बड़े बड़े एरिया में यूज करना आसानी से। जैसे यूएसए में अगर जानेंगे तो किसान जो है बिजनेसमैन की तरीके से काम करते हैं। तो जो मैकेनाइजेशन है यहां पर ये एक तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क के बारे में बात करता है, और जो
मशीन यूज की जाती है यहां पर, वो एक तरीके से आप लोग छोटे छोटे उसमें यूज नहीं कर सकते। मोनोक्रॉप नॉर्मली देखने को मिलती है। मोनोक्रॉप मान लीजिए एक पर्टिकुलर ये 10 बीघे का कोई खेत है और उसमें मान लीजिए पूरे में उसमें गेहूं लगे हुए हैं, तो मशीन चला दो 10 बीघे के 10 बीघे में सीधा एक साइड में हो जाएंगे। पर लेकिन ऐसा नहीं है, जरा जरा सी एक चलोगे आप लोग चलोगे लगभग 30 मीटर तो अगले दूसरा किसी और का खेत आ जाएगा वहां पर, तो मशीन यूज नहीं कर पाते हैं प्रॉपर वे में। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन अगर बात करें एक एरिया में एक ही खेती लगाई जाएगी तो ये वैसे भी सही नहीं है, क्योंकि उसी एरिया में उसी खेती लगाई जा रही है, तो वैसे भी इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो यहां पर बिगड़ता हुआ नजर आएगा। तो सारी चीजें सब चीजें देखकर चलनी पड़ेगी। फ्लोरा क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे फूल पत्तियां, तो ये फ्लोरा होता है आप लोगों का, ठीक है। तो अगर आज की डेट में इस तरीके से तो डाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाएगी, एक ही खेती आप लोग लगा रहे हो, ठीक है। अगर कोई पेस्ट यहां पर स्प्रेड होता है तो इजिली सबको बर्बाद कर देगा, सोयल की क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। और पता चला वो खेती जो है वो मान लीजिए चावल की खेती है, मान लीजिए धान आप लोग लगा रहे हैं, तो वहां पर पानी बहुत ज्यादा ले रही है, तो वो एक तरीके से वाटर टेबल भी डिप्लीट कर देगी। तो ये इस तरीके का सजेशन हमारी कंट्री के लिए सही नहीं है। न्यू प्रॉब्लम निकल कर आएगी और आ भी रही है। जैसे कि किसान क्या कर रहे हैं, अगर खेती की उर्वरक शक्ति कम हो जा रही है तो वहां पर वो खाद यूज कर रहे हैं। खाद कैसा, जैसे यूरिया वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी। अब इसको अगर यूज कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो वो साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। आज के में छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मे लग जाते हैं। प्रेगनेंसी को लेकर काफी सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। जो इंसान आज की डेट में इतनी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कहीं स्किन की प्रॉब्लम, कहीं चेहरे पे प्रॉब्लम, ये सारी कहीं ना कहीं आज के जो हमारे अंदर ये जो इस तरीके की चीजें जा रही है खाद वगैरह, इसको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और ये काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है। वाटर टेबल पंजाब में काफी कम है और वहां पर फिर भी चावल की खेती उगाई जा रही है, तो ये सोचने वाली बात है। तो फार्म इनकम जो है वो इससे बढ़ रही है, चलिए कोई बात नहीं। पर लेकिन जो सोयल डैमेज हो रही है, जो रिसोर्सेज आप लोग वाटर को डैमेज कर रहे हैं, उसको कौन देखेगा, वो भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। 21st सेंचुरी में जो चैलेंज है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का, वो भी आप लोग ध्यान में रख के नहीं चल रही है। तो इसके चलते जो हमारी कंट्री में अगर बात करें इकोनॉमिक ऑफ स्केल विद द स्टैंडर्डाइजेशन की अगर आप लोग बात करें, तो हम लोग को इसको हम लोग सस्टेन तरीके से लेकर नहीं चल पाएंगे। एक तरीके से जो मैकेनिज्म है, जो हम लोग बोले ना कि हम लोग को एक तरीके से मशीन यूज करनी है, तो मोर डिफिकल्ट है हमारी कंट्री में। तो फ्लेक्सिबल लेबर के तौर पर हम लोग अप्रोच लेकर चल सकते हैं। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में आज के टाइम में भी 50% से ज्यादा जनता जो है वो खेती के ऊपर डिपेंड है, तो उसको आप लोग लेकर चल सकते हैं कि किस तरीके से अपनी इस जनता को यूज करना है। तो इस तरीके से इकोलॉजी के लिए भी फायदा होगा और हमारी कंट्री में लोगों को जॉब भी मिलेगी। तो वो वाली अप्रोच लेकर चलिए। ऐसा थोड़ी ना कि सामने वाला जो है वो पता चला करोड़पति आदमी है तो अपने घर में एसी लाके रख रखी है, बिल्कुल हीटर वगैरह सारी चीजें लेकर चल रहे हैं, अपनी दुनियादारी अच्छे से यूज कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, उसके पास में है भैया इतना जुगाड़, ठीक है। पता चला हमारे घर में 2 घर की रोटी भी नहीं मिल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ी ना उसके हिसाब से, पता चला हम लोग अपना एक खेत बेच रहे हैं, भैया हमको भी एसी लेकर आना है, तो ये थोड़ी ना सही चीजें हैं। तो जितना हमारा जुगाड़ है उसके हिसाब से हम लोग काम करना चाहिए। वो नहीं कहते कि पैर इतने फैलाओ जितनी चद्दर हो, तो वो वाली कंडीशन निकल कर आती है, तो वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो हम लोग को ये सारी चीजें क्या सही है क्या गलत है वो देखना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए क्या अच्छा है वो समझना पड़ेगा। तो ये इकोलॉजी के लिए भी सही होना चाहिए, इंप्लॉयमेंट भी इंक्रीज होना चाहिए, और इसी के साथ में जो खासकर जो इनकम है वो भी यहां पर लोगों की बढ़नी चाहिए यहां पर, तो वो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो फार्म इनकम अगर इंक्रीज होती है हमारी कंट्री में तो वो चीजें हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो इस तरीका हम लोग को प्रोडक्ट करना पड़ेगा, उस तरीके से हम लोग को रिफॉर्म लाने हैं ताकि जो है सोल्यूशन निकलकर सामने आए, ठीक है। तो किसानों के अंदर फियर अगर रहेगा तो ये सही तरीका नहीं है। किसानों के अंदर फियर क्या है कि कल को भैया अगर हम लोग इसको रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, रेस रेगुलेटेड मार्केट निकल कर आ रही है, तो पता चला जो प्राइवेट वाले हैं वो हमारा सारा सामान उठाकर ले गए सस्ते भाव में और कोई हम लोग को कुछ खरीदने वाला भी नहीं है। तो कोऑपरेटिव जो ओनरशिप है और जो कलेक्टिव जो बार्गेनिंग है, ये किसानों को ज्यादा पावर देना चाहिए। जैसे कि आज के में डेयरी प्रोडक्ट के बारे में बात करो, डेयरी प्रोडक्ट की हिम्मत तो देखिए किस लेवल पर पहुंच गए। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से हमारी कंट्री जो है बाहर निकल गई। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट पर इंपैक्ट पड़ेगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के डेयरी प्रोडक्ट हमारी कंट्री में फ्लड हो जाएंगे, तो हम लोगों ने बोला भैया हम लोग नहीं करेंगे काम। यानी कि हमारी कंट्री में जो डेयरी मार्केट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर इंपैक्ट डाल रही है भैया। तो ऐसा यहां पर पावर अगर किसानों के हाथ में रहे कि अगर कुछ भी कंट्री में हो रहा है किसानों के बारे में सोचकर डिसीजन लिया जाए, तो ही हमारी कंट्री जो है सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएगी, तो ही हम लोग यहां पर एक तरीके से उनको सही उनका रिजल्ट दिला पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। इकोनॉमी के ऊपर हम लोग इंपैक्ट क्या डाल रहे हैं वो सारी इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो प्रॉब्लम जो है कोई एक पर्सन नहीं निकालेगा। आप लोगों को अलग अलग डिसिप्लिन के अलग अलग एरिया के लोग लाने पड़ेंगे, कोलैबोरेट कर सीरियस सोल्यूशन निकालें, यहां पर बैठकर सिस्टमेटिक सोल्यूशन यहां पर निकल कर आए, तब सही होगा, ठीक है। और एक तरीके से ट्रस्ट काफी जरूरी है इस सोसाइटी में भी और गवर्नमेंट के अंदर भी, और किसानों को जब ट्रस्ट आएगा तो तब सही लगेगी चीजें यहां पर। तो इस तरीके से जो कोई भी पॉलिसीज आप लोग लेकर आते हैं, सिटीजन के अंदर एक तरीके से ट्रस्ट आना चाहिए गवर्नमेंट को लेकर और खुद चीजों को लेकर भी, तभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। वरना इस तरीके से मनमानी करोगे तो ये सही तरीका नहीं है। तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा।
बाकी लगातार 2 दिन से मैं आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूं, तो जो नहीं डिस्कस किया वो मैं आप लोगों को बताता हूं। वैसे पीपीटी मैंने सारे की बना दी है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहां पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो ये 5वें नंबर का भी प्रस्तुत किया गया था। यहां पर अभी ये कंपेयर कर रहे हैं जो अभी लेटेस्ट आया और जो पुराना है। उसमें ये बोला गया कि जो पहला आया था यहां पर सर्वे, ये जो चौथा सर्वे था यहां पर, देखिए उसमें कई सारी कमियां थी और अब की बार भी उनको इंक्लूड करके नहीं चला गया है। हम लोग फोकस किस पर दे रहे हैं? हम लोग फोकस देकर चल रहे हैं यहां पर एंथ्रोपोमेट्रिक, यानी कि जैसे कि स्टंटिंग कैसी है, वेट कितना है बच्चों का, एज कितनी है, वेट के हिसाब से एज कितना है, वो सारी चीजें तो हम लोग फोकस देकर चल रहे हैं। पर लेकिन जो एनालिसिस हम लोगों को करना चाहिए था, हम लोग ये नहीं चल रहे कि डाइटरी शॉर्टफॉल क्या है यहां पर, यानी कि हम लोग बस ये देख रहे हैं खाना मिल रहा है उनको, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पेट भर रहा है उनका, पर ये नहीं देख रहे खाने में क्या प्रोटीन है, वो हम लोग नहीं देख रहे हैं। फ्रूट वेजिटेबल क्या उनको मिल रही है, वो हम लोग नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यानी कि राइटर यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये सर्वे प्रस्तुत किया जा रहा है, ये सर्वे जो अभी आने वाला है, जो अभी आधा आया है आधा आगे आएगा, उसमें सारी चीजें कवर नहीं की जा रही है। तो सारी चीजें आप लोगों को कवर करनी चाहिए थी। यहां पर जैसे गोवा के बारे में बात करें तो यहां पर लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन यहां पर देखने को मिला गोवा के अंदर। अगर बीमारी के बारे में बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में भी यहां पर आप लोग देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिल रहा है जो चाइल्ड नॉट मीटिंग डाइटरी एडुकेसी, ठीक है। तो एक कंडीशन आप लोग देखते हैं, यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि डाइटरी वाला फंडा भी आप लोगों को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। आप लोग ये तो देख रहे हैं कि वेट बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो सारी चीजें, पर लेकिन उसके पीछे कितने लोग परेशान है यहां पर एनीमिया से, ठीक है, एनीमिया पड़ रहा है यहां पर, किस तरीके से आप लोग उनको क्या ऐसा खाना खिला रहे हैं ताकि इसको यहां पर कंट्रोल किया जा सके। आप लोग कंट्री में लेकर आए प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये देखने को मिली पोषण अभियान जिसको बोला गया, ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत लाई 2018 में। तो ये सारी स्कीम सही है, तो इसमें आप लोगों को फोकस देकर क्या चलना पड़ेगा। इसीलिए एग्रीकल्चर को फूड सिक्योरिटी के साथ में कनेक्ट कर देखा जा रहा था कि हमारी कंट्री में अगर हेल्थ अच्छी रखनी है तो ये वाला फंडा भी आप लोगों को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। और खासकर कुछ ऐसा सेक्शन है उसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। प्रेग्नेंट वुमेन होगी, लैक्टेटिंग मदर होगी, ये चिल्ड्रन हो गए। प्रेग्नेंट वुमेन होगी, अगर वो सही से काम नहीं, उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी तो बच्चा कैसे सही रह पाएगा, जच्चा और बच्चा दोनों की दिक्कत पड़ेगी। लैक्टेटिंग यानी कि जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनको आप लोग लेकर चलिए। और स्टार्टिंग में तो बोला था कि 6 महीने तक मां का गाढ़ा पीला दूध ही बच्चों को पिलाना चाहिए अगर उसका इम्यून सिस्टम अच्छा रखना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग यहां पर देखिए, उनके ऊपर ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग से ही बच्चों को यह माना था कि 2 साल तक अगर उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है तो उनको जो डैमेज होता है उसकी रिकवरी आप लोग फिर आगे चलकर नहीं कर पाओगे। पता चला माइंड से नहीं डेवलप हो पाया, बॉडी का प्रॉपर विकास नहीं हो पाया, तो ये सारी चीजें कहां से निकल कर आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इंप्रूव करना पड़ेगा आप लोग। यहां पर आयरन, फोलिक एसिड, ये सप्लीमेंट जो है ये यहां पर मिलने चाहिए, खासकर जो एनीमिक लोग हैं, एक प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोग एंथ्रोपोमेट्रिक लेकर चल रहे हैं बस ओनली, जबकि ये सही नहीं है। बाकी दूसरा एरिया भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, जिसको आप लोग कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। और अगर उसको आप लोग इस तरीके से इग्नोर करके चलते तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो दूसरा और तीसरा गोल है, जो कि जीरो हंगर के बारे में बात करते हैं और गुड हेल्थ के बारे में बात करते हैं, वो आप लोग अचीव कर ही नहीं पाओगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट क्या बोलता है ये आप लोग बताइए, रिवीजन आप लोग का हो जाएगा। तो एंथ्रोपोमेट्रिक जो सेंट्रिक मेजरमेंट है वो सही है, आप लोग सही है, पर लेकिन जो दूसरी साइड है उसको भी आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा, क्योंकि डाइटरी वाला भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि आप लोग का जो एक्सपेक्ट जो आप लोग का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप लोग डाइटरी वाले एरिया पर भी फोकस दीजिए ताकि न्यूट्रिशन प्रॉपर लेवल में मिल सके। इस तरीके से लेकर चलना है, इसी तरीके से रिड्यूस कर पाएंगे बर्डन जो है अंडर नरिशमेंट का, और तभी आप लोग सिंपली पॉलिसी गोल में अगर इनको रखेंगे तो और भी अच्छे से हम लोग अपनी कंट्री में खासकर प्रोवाइड करा पाएंगे इकोनॉमिकली और फिजिकली ये एक्सेस टू द क्वालिटी फूड आइटम। तो हमारी कंट्री में उस सेक्शन के लिए जो कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक पॉपुलेशन है, जिसको प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता है, तो वो प्रायोरिटी आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 और 3 भी आप लोग अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात यहां पर बोली गई है। तो ये था यहां पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल का डिस्कशन। एक और आर्टिकल है यहां पर, ये आर्टिकल मैं हालांकि पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, व्हाट चैलेंज डू इंडिया, जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो फॉलो कर रही है। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं यहां पर, ठीक है। तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं आज के डेट में कई सारे एरिया में इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कई सारे एरिया में इवन इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है भी, कई सारे लोगों के पास में मोबाइल है ओनली, लैपटॉप नहीं है, जबकि मोबाइल में प्रॉपर वे में चीजें दिखाई भी नहीं देती है। बच्चों के पास में एक ऑप्शन आ जाता है अपने आप को डाइवर्ट करने का, बहुत सारी प्रॉब्लम वो देखने को मिलती है। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, एक टीचर के सामने बैठकर पढ़ रहे हैं और दूसरा टीचर के सामने बैठकर नहीं पढ़ रहा है, वो एक रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं, तो कितना अच्छे से लेक्चर को फॉलो कर रहा है पर्टिकुलर बंदा, तो देखना पड़ेगा। तो फोकस की बहुत बड़ी कमी यहां पर आ जाती है। टीचर का बर्डन कम होने के बाद में यहां पर पेरेंट्स का बर्डन बढ़ जाता है, जबकि पेरेंट्स के पास में ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, वो दिक्कत आप लोग यहां पर देखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो लगती है। आप लोगों को क्या लगती है ये प्रॉब्लम भी इंक्लूड कर कोई 5 प्रॉब्लम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऑनलाइन एजुकेशन में क्या 5 प्रॉब्लम है। इसी के साथ में प्रॉफिट लिखिए, 5 क्या फायदे हैं। यहां पर प्रॉफिट भी आप लोग लिख सकते हैं
जैसे कि एजुकेशन बिल्कुल बंद हो गई थी, ठीक है, कोविड 19 के चलते, पर ऑनलाइन ने बचा ली जान कहीं ना कहीं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ऑनलाइन एक ऐसा सिस्टम है जो कि ज्यादा स्केल पर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। चाहे मान लीजिए एक बंदा बैठकर कितने, अगर नॉर्मल क्लास में टीचर बैठेगा 40 50 100 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पर लेकिन अकेला बंदा बैठकर अगर 50,000 लोगों को पढ़ाए तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, तो एक पर्टिकुलर पर्सन बहुत लार्ज स्केल पर चीजें लोगों तक पहुंचा सकता है, जागरूक लार्ज स्केल पर सोसाइटी को किया जा सकता है, इजिली एक्सेसिबल एजुकेशन हम लोग बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फायदे भी है। तो 5 फायदे और 5 नुकसान आप लोगों को लिखने हैं। तो देखता हूं कौन कौन लिख रहा है, सारे कमेंट पढ़ूंगा, तो आप लोग अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर यहां तक लेक्चर देख लिया है तो फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था स्टार्टिंग में, तो अच्छे से आप लोगों ने देखी यहां पर चीजें। पहले क्वेश्चन भी था आप लोगों के सामने, क्वेश्चन भी आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर जो आप लोगों से पूछा था, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सी। दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग मैप में देखिए, ये हो गया गल्फ ऑफ एदन और ये हो गया यहां पर बब एल महनदेव, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर बब एल महनदेव, तो ये रेड सी और इसको टच करता है। यहां पर हो गया एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और यहां पर हो गया यमन, ठीक है। तो याद रखना सुएज कैनाल है यहां पर जो कि रेड सी को कनेक्ट कराती है मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं। पर्शियन गल्फ हो गया यहां पर और ये हो गया स्टेट ऑफ हार्मुज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और यहां पर ओमन हो गया, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ ओमन जो पर्टिकुलर ओमन वाला एरिया है, तो ये भी याद रखिएगा। अरेबियन सी हो गया और यहां पर अपनी प्यारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर किसी भी रीजन से आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेक्चर को लाइक और शेयर कर सकते हैं, नहीं तो अगर पसंद नहीं आ रहा तो ना लाइक करना है ना शेयर करना है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो जरूर इसको जो भी आप लोग फीडबैक दे सकते हैं दीजिएगा। और यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं टेलीग्राम पर, और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद।